सभी को सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने पतंग कविता का काव्यांश 1 और 2 पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस तरह से शरद का मौसम पतंगों के उड़ने के लिए अनुकूल होता है। शरद ऋतु किस तरह से बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए आमंत्रित करती है और बच्चे छतों पर चढ़कर पूरे उत्साह और उमंग के साथ पतंगों को उड़ाते हैं। जब वे छतों के किनारे से गिरने से बच जाते हैं, उनका साहस और भी बढ़ जाता है और वो और भी तेज़ गति से और भी उत्साह से, प्रसन्नता से पतंग उड़ाने लगते हैं। तो आइए अब इसके आगे पढ़ते हैं तीसरा और चौथा काव्यांश। आइए पढ़ते हैं चौथा काव्यांश। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। इसमें शब्दार्थ देखें। रोमांचित अर्थात रोमांच से परिपूर्ण, गतिशील उत्साह से भरा हुआ, महज मतलब केवल या मात्र, थाम लेती हैं मतलब सहारा देती हैं। रंध्र अर्थात छिद्र या सुराख, हमारे पूरे शरीर पर जो बाल होते हैं उनके जड़ों का छिद्र या रंध्र उन्हें कहते हैं। अब इसका भावार्थ देखें। कवि कोमल बच्चों के क्रियाकलापों का चित्रण करते हुए कहता है कि जब बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए मकानों की छतों के खतरनाक किनारों पर दौड़ते हैं तो उन्हें अन्य कोई नहीं बचाता, बल्कि उनके रोमांचित शरीर का संगीत ही उनकी रक्षा करता है, उन्हें गिरने से बचाता है। जो पतंग मात्र एक धागे के सहारे असीम आकाश में उड़ रही होती है, वह भी अपनी डोलती ऊंचाइयों से कोमल बच्चों को सहारा प्रदान करती है। ये कोमल बच्चे अनंत आकाश में उड़ने वाले पतंगों के साथ साथ अपने रोम छिद्रों के सहारे स्वयं भी उड़ रहे हैं। बाल मन भी ऊंचाइयों को छू रही पतंगों के साथ आकाश में उड़ना चाह रहा है, वह उनकी हदों को पार करना चाह रहा है। वैसे भी इन कोमल बच्चों का मन भी इन्हीं पतंगों के साथ आकाश में उड़ रहा होता है। दरअसल जो उनके शरीर में छिद्र होते हैं, उनसे जो वायु प्रवेश करती है और छतों पे घूमते हुए बच्चे, दौड़ते हुए बच्चे और पतंगों की डोर जो पकड़े रहते हैं बच्चे, वही डोर और उस शरीर के भीतर, उनके शरीर के भीतर जो वायु का संतुलन ही उन्हें गिरने से बचाता है। जब वो दौड़ते हुए पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारे जाते हैं तो पुनः वापस लौट आते हैं, जैसे पतंग की डोर उन्हें खींच रही होती है और उन्हें, उनके शरीर की वायु उन्हें एक संतुलन प्रदान करती है जिससे वे गिरने से बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ उनका भी मन जैसे ऊपर उड़ना चाहता है और उनके मन में ऐसी लालसा होती है, इच्छा होती है कि वो भी पतंगों के सहारे उड़ रहे होते हैं। जैसे जैसे पतंग आसमान में ऊंची और ऊंची होती जाती है, बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े होकर के जैसे उनके साथ साथ उड़ रहे हों, उनका मन उड़ रहा हो। अब इसमें देखें शिल्प सौंदर्य की चीज़ें। इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, सरल और सहज भाषा का प्रयोग है, बच्चों की चेष्टाओं का सचित्र चित्रण हुआ है। भाषा में तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दावली का भी प्रयोग है। जहाँ जहाँ वर्णों की आवृत्ति है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। भावपूर्ण शैली का प्रयोग है और इसमें बच्चों की सहज चेष्टाओं का वर्णन है। प्रसाद गुण है और अमिधा शब्द शक्ति है, अर्थात सीधे सीधे कविता के अर्थ बहुत ही सहजता के साथ हमें समझ में आ जाते हैं। इस पंक्ति का भाव है कि आकाश में उड़ाते हुए बच्चे पतंग के साथ आत्मिक रूप से जुड़ जाते हैं। उनका मन, तन और आत्मा पतंग के साथ साथ हिलोरें लेने लगते हैं। इस प्रकार बच्चे पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। देखें अब आखिरी काव्यांश। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास।
शब्दार्थ है सुनहला सूरज, अर्थात सुनहरा सूर्य, सुबह का उगता हुआ सूर्य जिसमें सुनहली किरणें होती हैं। अब इसका भावार्थ देखें। कवि कहता है कि अगर बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाते कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और यदि वे बच जाते हैं तो उनमें और भी साहस और निडरता पैदा हो जाती है। इन खतरनाक किनारों से बचने के बाद वे और भी साहस के साथ, निर्भयता के साथ सुनहले सूर्य के सामने आते हैं। कोमल बच्चों की बाल चेष्टाओं, निडरता और साहस को देखकर पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों के पास आती है और तेज गति से घूमने लगती है, जैसे पृथ्वी भी उनके पैरों को स्पर्श करना चाह रही हो, उनके उत्साह और उमंग में खुद भी शामिल होना चाह रही हो। अब इसमें देखें काव्य सौंदर्य के तत्व, शिल्प सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, सहज और सरल है। इसमें कोमल बच्चों के साहस और निडरता का चित्रण है। अलंकार में मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है कि तेज बच्चों, घूमते हुए बच्चों के पैरों के पास वो बहुत तेजी के साथ आती है। और इसमें अनुप्रास अलंकार का वर्णन है। जहाँ जहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है वहाँ वहाँ अनुप्रास अलंकार है। और बच जाते हैं तब तो और त की आवृत्ति के नाते अनुप्रास अलंकार है। इसमें कोमल कांत पदावली का प्रयोग है। प्रसाद गुण है। शैली बहुत भावपूर्ण है और पूरी ही कविता मुक्त छंद में लिखी गई है। अब इस कविता के प्रश्नों पर चर्चा करें। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करिए। इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि यह कविता प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है। इसमें बारिश के मौसम भादों के जाने के साथ साथ शरद ऋतु के सवेरे का वर्णन है जो लालिमा लिए हुए और सुंदरतापूर्ण होता है। खरगोश की आंखों जैसा सवेरा होता है। शरद ऋतु अनेक बौछारों और झड़ियों को चीरता हुआ आता है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उसे एक चमकीली साइकिल पर सवार होकर घंटी बजाते हुए दिखाया गया है और वह अपने चमकीले संकेतों द्वारा पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को बुलाता है। आकाश बहुत ही सुंदर और मुलायम हो गया है जिसमें पतंगे उड़ सकें और इस प्रकार बच्चों की रंगीन दुनिया, पतंग उड़ाने वाली रंगीन दुनिया, उनकी सीटियाँ और किलकारियाँ गूंज उठती हैं। दूसरा प्रश्न है, सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। इनका प्रयोग इसलिए किया गया है कि लोगों का मन उस स्थिति के साथ पतंगों के तरफ, बच्चों के पतंग उड़ाने की तरफ हो सके और बच्चों की बाल सुलभता, उनकी चेष्टाओं और क्रियाकलापों का चित्रण यह कविता करती है, उनकी तरफ मन आकर्षित हो सके। बच्चों की कोमल भावनाओं, कोमल शरीर, निश्चल मन, चंचलता आदि की अभिव्यक्ति के लिए इन विशेषणों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 3 में बिंब है। बिंब को हमने कविता का पहला काव्यांश बताते समय हमने बता दिया आपको कि दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है और स्पर्श बिंब है। चौथा प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। इसको भी हमने अर्थ बताते समय स्पष्ट कर दिया था कि कपास बहुत ही निर्मल और सुकोमल होती है। बच्चे भी निर्मल और सुकोमल होते हैं। बच्चों में भी कपास की भांति कोमलता होती है। जिस तरफ कपास पर कोई चोट का असर नहीं होता, वैसे ही बच्चे गिरते हैं तो उनको चोट का एहसास नहीं होता। कपास की तरह बच्चे भी साफ और स्वच्छ मन के होते हैं। उनके मैल में कोई मैल छल कपट नहीं होती। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है, ये 5वां प्रश्न है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रतीक है, इसलिए पतंग के साथ बच्चों का अटूट संबंध है। अनंत आकाश में उड़ती हुई पतंग जैसे जैसे हिलोरे लेती है,
वैसे वैसे बच्चों का मन भी झूमता हुआ प्रतीत होता है। बच्चे पतंग के साथ तन मन से जुड़ जाते हैं। वे उड़ाते हुए उन्हें इतना डूब जाते हैं कि अपने आप को भी भूल जाते हैं। इस प्रकार बच्चों का उड़ान से उनके मन से गहरा संबंध बनता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इन पंक्तियों को हमने अर्थ स्पष्ट करते हुए आपको बता दिया था। आप इनको अपने नोटबुक में लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।